क्रीमी लेयर कितनी फेयर, सवाल तो बनता है। मैं आज करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। और सुप्रीम कोर्ट की क्रीमी लेयर पर टिप्पणी से बीजेपी में घमासान के बीच सांसदों को पीएम का आश्वासन मिल गया है कि यह बाध्यकारी नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दिए जाने के कुछ दिनों बाद भाजपा के भीतर विभाजन की स्थिति पैदा हो गई। पार्टी के दलित और आदिवासी सांसदों ने कोटे के भीतर कोटा और क्रीमी लेयर पर कोर्ट की टिप्पणियों के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि इस पर फिलहाल कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान जारी तो किया, लेकिन निजी हैसियत से। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान जारी तो कर दिया, लेकिन निजी हैसियत से। तो वहीं तेलंगाना और कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने भी अपने राज्यों के चुनावी गणित को साधने के लिए इस फैसले का स्वागत किया है। फैसले के पक्ष या विपक्ष में खड़े होने के लिए कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है। यह हाल केंद्र में राज्य सरकार जो है बीजेपी, उसका भी है। आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर आपस में ही ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस आरक्षण की सीमा 50% से आगे बढ़ाने की मांग पिछले कुछ समय से कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि सवाल तो बनता है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम में इस मुद्दे पर राय बटी हुई है। दलितों की राजनीति करने बसपा, लोजपा, आरपीआई आदि ने इस फैसले का विरोध किया है। पासवान ने तो इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी बात कही है। इस साल कराए गए लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है। इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। संसद के जारी मानसून सत्र के दौरान भी राहुल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो इन मुद्दों को उठाकर एससी, एसटी और ओबीसी का समर्थन हासिल करना चाहती है। कांग्रेस पिछले कुछ समय से इस बात की मांग कर रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई आरक्षण की 50% सीमा को और बढ़ाए। इसके अलावा उसकी यह भी मांग रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी कानूनों को सरकार संविधान की 9वीं सूची में डाले, जैसा 1994 में इस संबंध में तमिलनाडु के कानून के साथ किया गया था। कुछ ऐसी ही मांग बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी कर रही है। वो बिहार में इन वर्गों को दिए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाने की मांग कर रही है। हालांकि इस तरह के कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालना इनकी हिफाजत की गारंटी नहीं है। देखिए, हमने आज प्रधानमंत्री जी को एसटी, एससी के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि इस क्रीमी लेयर का जो विषय है ये एसटी, एससी पे लागू नहीं होना चाहिए। ये हमारे ज्ञापन का मुख्य जो था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। ये उनने भी इस बात को कहा, एसटी, एससी पे नहीं लागू होना चाहिए। ये स्पष्ट उनका समझना। देखिए, इस पे कोई फैसला नहीं है। ये उनके व्यक्तिगत राय है जजों की। इस पे कहीं कोई निर्णय नहीं है, व्यक्तिगत राय है। 4 हमारे माननीय न्यायाधीशों का ये व्यक्तिगत राय है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा एसटी, एससी पर। उन्होंने साफ कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में दिए एक फैसले में कहा था कि इस तरह के कानूनों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन सरकार संविधान संशोधन बिल के जरिए 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर इसका समाधान कर सकती है। इंडिया अहेड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार इसमें कहा जा रहा है कि आखिर इसका फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के बारे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह कहा कि सरकार इन समुदायों के आरक्षण सीमा के भीतर अलग से वर्गीकरण कर सकती है। जी हां, तो सरकारों को अलग से वर्गीकरण का जब अधिकार मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार अपने तरीके से अपने राजनीतिक फायदे साधने न लगे, यह भी एक सवाल बनता है। और इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मांग कर दी कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान संशोधन विधेयक लेकर आए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यह मांग कर दी है। और आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं तमाम पार्टियों की, लेकिन कांग्रेस फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि मीडिया
एक्स पर माननीय प्रधानमंत्री जी, ये लिखा है मायावती ने, ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनसे भेंट करने गए बीजेपी के एससी एसटी सांसदों को यह आश्वासन देना कि एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं करने और एससी एसटी के आरक्षण में कोई उपवर्गीकरण भी नहीं करने की मांग को गौर किया जाएगा और ये उचित है, ऐसा किए जाने पर उनका स्वागत है। तो मायावती ने भी इसका स्वागत किया है और कई सवाल इस मुद्दे पर हैं। इस फैसले को लेकर कई पहलुओं की तरफ ध्यान गया है कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर देने की जरूरत है। और चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं एक परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे राजू पटेल जी जयस से, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और योगेंद्र जादौन जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, साथ ही आलोक वत्स जी जुड़ेंगे बीजेपी से। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी राजू पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, आज जिस तरीके से पूरा डेलीगेशन पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, सांसदों का वहां पर, ये तस्वीरें भी हम अब लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर कहना है कि एससी एसटी वर्ग में जो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है, इसको लेकर हालांकि तमाम पार्टियां अपने अपने पक्ष रख रही है। आपसे ही समझना चाहूंगी, अगर वर्गीकरण कोटे में कोटा आ जाता है तो कितना अंतर, कितना फायदा और कितना नुकसान, क्योंकि हर पार्टी इसे फायदा और नुकसान के तरीके से ही देख रही है। एक्चुअली क्या है जी कि कोटे का कोटा इन्होंने बोला है, और दूसरी बात क्या है कि जब इससे हमको स्पष्ट, एक तो ये हो गई कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति के, हमारे जो आदिवासी भाई है जी, पूरे भारत में करोड़ों आदिवासी भाई है, और एक बड़ी विडंबना की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में, माननीय मोदी सरकार में आदिवासियों के पक्ष रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रतिनिधि मंडल तक नहीं भेजा गया। तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती है। और बड़ी दुख की बात है कि मतलब एक आदिवासी समाज, एक बहुत बड़ा वर्ग समाज है, उसके बावजूद भी आदिवासियों की आवाज को दबाने के लिए वहां पर उनके जो न्यायालय है वहां पर प्रतिनिधि नहीं भेजना। इससे मोदी जी की सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है कि वो क्रिमिनल कोटे में कोटा कर आदिवासियों को ही अपमान करना चाह रही है जी। क्या मोदी जी, अगर मोदी जी के अलग अलग राज्य में अलग अलग उनके मुख्यमंत्री कई बार उनके भाषणों में आदिवासी हितैषी होने का दावा करते हैं, और आखिर में स्पष्ट हो गई कि आज, लेकिन राजू जी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी में सब कैटेगरी की जाएगी, कोटे पे कोटा दिया जाएगा, लेकिन जब आज उनसे एससी एसटी के तमाम जो सांसद मिलने पहुंचे, तब प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इसे सरकार लागू नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर से बीजेपी सरकार भी इसे रोकने का ही प्रयास कर रही है, लेकिन इसको लेकर अलग अलग वर्डिक्ट आ रहे हैं। ये पक्ष उठाया क्यों? अगर फिर ऐसा था तो फिर इसके ऊपर पुनर्विचार करेंगे। प्रतिनिधि मंडल गया एसटी एसटी का वहां पर, उसके बाद मोदी जी बोल रहे, लेकिन क्या मोदी जी की मंशा को समझने की बात है कि आदिवासी समाज के प्रति क्या उनकी इतनी भी भावना नहीं है कि वहां पर हमारे लिए, हमारे लड़ाई लड़ने के लिए कोई प्रतिनिधि हमारे जजों के वकीलों के माध्यम से पहुंचा देते जी। वो आखिरी में भले वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर विचार करेंगे, क्योंकि ये इस कोटे में हमारे आदिवासी, एक तो आज भी देश आजादी के 70-72 साल के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। आज भी आखिर पंक्ति का आदमी, आदिवासी वर्ग जंगल में रह रहा है और सड़क, बिजली और पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, और उन्हें तो आरक्षण शब्द का ही, उनको आरक्षण शब्द का फुल फॉर्म नहीं, मतलब ही नहीं समझ पा रहे, और फिर कोटे में कोटा लाना कहीं ना कहीं पूरे आदिवासियों का अपमान है जी। यहाँ अगर राजू जी बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कोटे में कोटा दिया जाएगा तो अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है, क्योंकि जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं, जो लोग अब क्रीमी लेयर में पहुंच चुके हैं, अब अति पिछड़े वर्ग की बारी है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें साफ तौर पर स्पष्ट भी किया गया है कि इसमें राज्य जो भी फैसला ले, इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना करे, बल्कि न्यायिक समीक्षा के अधीन रखा जाए। लेकिन आदिवासियों का उत्थान हुआ कहाँ? किन लोगों का भला हुआ है जी? हमें ये भी तो समझना पड़ेगा। तो सर ये भी स्पष्ट करना होगा ना राजू जी, ये भी तो स्पष्ट करना होगा, क्योंकि पिछले कई जो वर्षों का अगर हम इतिहास देखें, इसमें ये साफ तौर पर देखिए, जो पिछड़े हैं, जो कि अति पिछड़े हैं, उनका तो कहीं ना कहीं उत्थान होना चाहिए, लेकिन जो लोग अब क्रीमी लेयर को टच कर रहे हैं या उसके पार पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो चिन्हित करने की आवश्यकता है ना सर, ताकि उसका फायदा उन लोगों को मिल सके। पटेल मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भी देखो क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, लेकिन
आज जो बिरसा मुंडा है उनके वंशज भी सब्जी भाजी बेचकर जीवन यापन गुजारा कर रहा है। तो अपन समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्रिमिनल लोगों को फायदा हुआ है, कौन सा क्रिमिनल टच हो रहा है, कहाँ पर मतलब कौन से ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको मतलब उससे फायदा हो गया कि वो आज। चलिए राजू जी जुड़े रहिएगा हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया एड में। धन्यवाद। सर राजू पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयस से और उनकी बात आप सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनका कहना एक आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है कि आखिर क्यों इसे पहले से ही इसको लेकर, हालांकि अब मोदी जी ने कह दिया है कि सरकार इसे लागू नहीं करेगी, सिर्फ एक ये निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सरकार अभी इस पक्ष में कोई नतीजा नहीं दे रही है या इसे लागू नहीं कर रही है। लेकिन राजू जी कई आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों को भी आपने सुना, इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदिवासियों का जन जंगल जमीन से जो जुड़ाव है जी, आज भारत में 8.4% आदिवासी है। जी, इनके उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 3 गुना बजट बढ़ाया है जी, 13,000 करोड़ का बजट है इस बजट में आदिवासियों के उत्थान के लिए, जी, इस जनजाति के उत्थान के लिए, इनके स्वास्थ्य के उत्थान के लिए, इनके शिक्षा के उत्थान के लिए और इनको स्वरोजगार करने के लिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये सारे पैसे दिए गए हैं। जी, बजट की बात तो चलिए राजू जी कुछ कह रहे हैं। जी राजू जी। नहीं, आप बीच में मत टोकने दीजिए किसी को। हो चुके हैं नहीं, बीच में आप मत बोलिए, फंड आता है वो आप बीच में नहीं बोल सकते हैं। नहीं, ये डिबेट की गरिमा नहीं है, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते हैं। चलिए बात रखिए। जी बोलिए, मैं आपको बजट की बात बोल रहे थे इसलिए रोक दिया था, बोलिए। राज्यों को अधिकतर पावर दिया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अलग वर्ग में बांटा जाए जी, और ये बिल्कुल सही और उचित कदम है। ये जो क्रीमी लेयर से आते हैं जिसमें राजू पटेल जी भी शामिल हैं, इन लोगों को ये सुविधाएं देने की क्या जरूरत है? जी, आपको मैं बता दूं कि अभी 80 करोड़ जो राशन मिल रहा है, इसमें बहुत से लोग जिनके पास 4 व्हीलर है जी, वो लोग भी राशन ले रहा है लाइन में लग के यहाँ, और उनको क्या जरूरत है? लेकिन ये चल रहा है ये सिलसिला। जी, आज जो आदिवासी इतना पिछड़ा हुआ है और जो उसकी जनजाति इतनी पिछड़ी हुई है, इसका कारण है कि कुछ नेताओं ने अपने को आगे चमका के उन्होंने सारा चीज हड़प लिया और खुद अपने को मजबूत और सबल बना लिया। आलोक जी एक अगर आपकी बात पूरी हो गई तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। राजू जी वही बात कर रहे हैं, शुरुआत उन्होंने वही से की थी, शायद आप तब नहीं जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि अगर जब पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जब SC/ST वर्ग के तमाम सांसद सभाओं पर पहुंचे, बातचीत की, तो कहा कि नहीं, इस मामले को आगे नहीं लेकर जाया जाएगा, जो मुद्दा है वर्गीकरण का, इसको लेकर सरकार कोई फैसला नहीं दे रही, इसे लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन कहना है साफ तौर पर कि अगर ऐसा करना था तो जिस पक्ष में दलील क्यों रखी गई, पहले से ही दलील नहीं रखी गई होती तो ऐसा मुद्दा ही नहीं उठता। मैं आपको एक चीज बता दूं जी, कि आधिकारिक तौर पर ये लोग मिले हैं जरूर प्रधानमंत्री से जी, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये कहीं ये नहीं कहा गया है कि इस चीज के लिए और लागू नहीं किया जाएगा। अगर लागू नहीं किया जाएगा, अगर लागू किया जाएगा जी, तो अध्यादेश लाना पड़ेगा। जी, तो आप वत्स जी आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है तमाम सांसदों की जो कि SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये पीएम की तरफ से जो एक आश्वासन दिया गया है वो आश्वासन अभी नहीं दिया गया, इसे ये माना जाए? भाई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि आप कर सकती है। जी, आधिकारिक तौर पर बताइए किसने बोला है? चलिए राजू जी के पास समय कम है। राजू जी मैं आपसे लेना चाहूंगी कि आश्वासन दिया नहीं है सर, अभी ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आप बताइए। स्पष्ट है, मतलब ये स्पष्ट है इनके कहने का मतलब कि हम मानते ही नहीं आदिवासियों को, क्योंकि उनको तो चुनाव आता तब आदिवासियों की आवश्यकता पड़ती है जी। आज उन्होंने ST/ST वर्ग के प्रतिनिधि मंडल मिलने के बाद भी बोल रहे कि आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है,
जब सारे आदिवासी बोल रहे कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, तो आदिवासी के ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? ये माननीय मोदी जी, ये कौन आदिवासी बोल रहे हैं मनसा को समझना चाहिए। जो क्रीमी लेयर के हैं जी, कोई जन जिन लोगों का आवश्यकता नहीं उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आदिवासी नहीं बोल रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में जितने भी आदिवासी हैं उनमें से करीब 28 लाख आदिवासी अभी भी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से वंचित हैं। जी, चलिए चलिए, उनको उठाने की कवायद हो रही है। जी बिल्कुल। आलोक जी हमारे साथ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आगे भी आपसे बात करूंगी। अब हमारे साथ कांग्रेस से जोगेंद्र जादौन जी भी जुड़े हुए। जादौन जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, जादौन जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ इंडिया हेड। प्रशांत जी, बात सुनी आपने राजू जी की भी और साथ ही आलोक वत्स जी की। हालांकि इस मुद्दे पर लगातार सुबह से चर्चा ये हो रही है कि प्रधानमंत्री से मिलने एससी एसटी के तमाम सांसद पहुंचे थे और आश्वासन दिया गया है कि वर्गीकरण जो होना है उपवर्गीकरण नहीं होगा, लेकिन वत्स जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई आश्वासन ही नहीं दिया गया, ये कहा बस जा रहा है। तो क्या कहेंगे, आश्वासन तो दिया ही नहीं गया, तो एससी एसटी वाले तमाम जो सवाल उठा रहे हैं उसको लेकर क्या क्या कहा जाए? प्रशांत जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है अब तक? जी, देखिए सुनीता, इसको बिल्कुल हमको समझना पड़ेगा कि आखिर सांसद पीएम मोदी से मिलने क्यों गए। जी, क्योंकि पूरा जो ये मामला है पूरा राजनीतिकरण है और कोई भी पार्टी है जो एकदम से फ्रंट पे आके बात नहीं करेगी कि नहीं इसका हम विरोध करेंगे या हम इसका पक्ष लेंगे, क्योंकि वोट बैंक है एक बड़ा। जी, इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर वोट बैंक है तो क्यों कोई राजनीति अपने वोट बैंक को खतरे में लाएगी या फिर किसी जातिगत समीकरण के बीच में वो आएगी। लेकिन ये जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल सत्य है कि क्रीमी लेयर जो सिस्टम चल रहा है इसमें बागी में इसको वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, किसी अच्छे पद पर हैं, उनके परिवार को लगातार आरक्षण पे आरक्षण मिलता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ लेते जा रहे हैं। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको तो हमको वर्गीकरण करना पड़ेगा कि अगर वो उनकी आर्थिक स्थितियां मजबूत हो चुकी हैं तो फिर और कैसे परिवार के लोग भी उसमें आगे आ सकते हैं, तो दूसरे लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए वर्गीकरण की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। वही बात राजू जी जब ये बात कह रहे हैं तो वत्स जी ने साफ तौर पर कहा कि वाकई जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको अब क्यों चाहिए आरक्षण? क्या जो अति पिछड़े हैं, जो इस अभी मुख्य धारा से जुड़े भी नहीं है, क्या उनको नहीं इससे जुड़ना चाहिए? तो वाकई क्रीमी लेयर का जो सब वर्गीकरण करने की बात हो रही है, एससी एसटी जो विधेयक है, हालांकि इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये दलील रखी ही नहीं गई होती तो आज ये स्थितियां पैदा नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में कहना होता। हालांकि वत्स जी ने तो ये पूरी बात ही खारिज कर दी कि ऐसा कोई आश्वासन ही नहीं दिया गया। अब मैं योगेंद्र जादौन जी की तरफ रुख करना चाहूंगी। जागोविंद्र जी, इस मामले में कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया साफ तौर पर नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? जो 1 तारीख को लेकर जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया, जो साफ तौर पर एक स्पष्ट निर्देश दिए, और उसके बाद आज पूरा का पूरा एससी एसटी वर्ग के जो सांसद का दल है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचा। बात हुई, मुलाकात हुई, लेकिन स्पष्ट क्या हुआ इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो हस्तक्षेप करना पड़ा है जी, इस समय से जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को लेकर चिंतन करता है, तो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका अपने समक्ष प्रस्तुत तमाम तथ्यों के अनुरूप ही किसी प्रकार के किसी निर्णय को और किसी निर्देश को पारित करती है। हिंदुस्तान का जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस संविधान की आत्मा ही यही है कि हम सोशल जस्टिस की दिशा में ही काम करें, हम समाज के प्रत्येक वर्ग को समानता के रूप लेकर आए जी। अब आरक्षण जिन वर्ग से जुड़ा हुआ है वो वर्ग हमेशा से ही आरक्षण का पक्षधर रहा और जो लोग आरक्षण के कारण वंचित रहे वो उसके विरुद्ध रहे। तो ये हिंदुस्तान की परिस्थितियां रही है कि इस देश में हमेशा से आरक्षण को लेकर एक लंबी बहस पर चलती रही और ऐसे ही दौर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। अब आपने कुछ समय पूर्व भी देखा होगा कि संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण व्यवस्था पर समीक्षा होना चाहिए, तो उस समय भी इस प्रकार का एक बवाल देश के अंदर हमने देखा था। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के परे और राजनीतिक गुटबाजी के परे यदि चिंतन किया जाए तो निश्चित रूप से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हम हिंदुस्तान के अंदर समानता के साथ में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा जो है आर्टिकल 14 जिसमें हमने समानता की बात कही है, कहीं ना कहीं उससे वो काफी दूर है। और जब हम रिजर्वेशन में
पक्षपात की दिशा की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वही 40 का जो हमारा आर्टिकल है वो प्रभावित होता है। जी। तो ऐसी में हमें एक ऐसा माध्यम, नहीं, आलोक जी, एक ऐसा माफ रास्ता कीजिएगा, जादौन तय जी, करना इस आपकी पूरी चर्चा में मेरा पहला सवाल जो था कि इस पूरे विषय पर अगर हम पूरे इस हफ्ते भर के घटनाक्रम को देखें, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद प्रधानमंत्री से पूरा जो बीजेपी का SC ST विशेष दल पहुंचता है सांसदों का मिलने के लिए, उसके बाद कांग्रेस इस पर क्या रुख रखती है? क्योंकि आपकी तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण को बढ़ाया जाए और यहां से बढ़कर 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया जाए। तो आरक्षण के पक्षधर तो आप भी रहे हैं, बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की, हर तरफ एक राजनीतिक फायदा, क्योंकि इसको राजनीति जन्य हमेशा से कहा जाता रहा है। ये सिर्फ वर्ग विशेष का फायदा करने के लिए नहीं बल्कि पार्टी विशेष का फायदा करने के लिए इसे देखा जाता रहा है। तो आप क्या इसके बारे में सोचते हैं और कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है वो होना चाहिए या नहीं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश का पालन करती है जी। यह उसका दायित्व भी है और यह इस देश के नाम से संदेश भी है कि जब भी हिंदुस्तान में सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देशन दिया है उसका सम्मान किया ही जाना चाहिए। केवल ऑर्डिनेंस लाना और उसको बदल देना ही नहीं है, बल्कि अभी भी केंद्र सरकार के पास ये राइट्स है कि वो रिव्यू पिटीशन लेकर भी अपना कोई मार्ग, कोई दिशा तय कर सकती है। और मैं तो सोचता हूँ कि देश की तमाम राजनीतिक संगठनों को एक मंच पर आकर समाज में उस उपेक्षित वर्ग को किस तरह से लाभान्वित किया जाए इस दिशा में काम करना चाहिए। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अभी इस पर आधिकारिक रूप से निश्चित रूप से समय आने पर इस पर अपना नहीं सर, समय आने पर तो आप बात करेंगे, लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि क्रीमी लेयर की बात हो रही है, वत्स जी भी बीजेपी की तरफ से यही कह रहे हैं कि जो लोग क्रीमी लेयर का फायदा जो ले रहे हैं, जो कि ऊपर उठ चुके हैं, जो एक तबका, एक पीढ़ी है जो कि लगातार फायदा ले चुकी है और ले रही है, क्या अब उन लोगों को जिनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है उपवर्गीकरण करके उनको भी इस धारा से जोड़ा जाए? तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जब एक ही बात कर रही हैं तो विरोध कहां पर है सर? नहीं, विरोध वाली बात नहीं है। चलिए, तो हम ये मान लें कि आप भी इसमें पहली बार बीजेपी और कांग्रेस साथ साथ नजर आ रहे हैं। व्यवस्थापन होगा और उसमें इस चीज का ध्यान दिया जाए कि वर्गीकरण राज्यवार हो। जी। तो राज्य में भी सभी राज्यों की विभिन्न परिस्थितियां हैं, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। जी। उन सब चीजों को भी समाहित किया जाए और संबंधित जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको सबको सम्मिलित करके इसके अंदर एक ऐसा रास्ता तय किया जाए जिससे समाज के अंदर सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का टकराव ना हो और विभक्त ना हो। हम सामाजिक समरसता के बिना इस राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं बना पाएंगे। जी, यह हमें सोचना होगा। जी वत्स जी, तो इस मामले में, क्योंकि हालांकि तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे जो कांग्रेस की, बीजेपी की तरफ से जब कोई भी विधेयक लाया जाता है या कोई भी संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, तो विपक्ष हमेशा एक सुर पे नजर आता है विरोध करते हुए। लेकिन अब देखिए, जादौन जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इसमें उपवर्गीकरण होता है SC ST कोटे को लेकर तो कांग्रेस भी साथ है। हालांकि अभी ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जी वत्स जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? क्या पूछा आपने? जी वत्स जी, आप जादौन जी वत्स जी की बात आप दोनों सुन रहे थे एक साथ? हाँ, सुन। जी जी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जादौन जी साफ तौर पर कह रहे थे कि इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, चाहे वो SC ST वर्ग का मामला हो और आरक्षण का मामला हो, अगर फैसला दिया है तो हम उनके साथ हैं। हालांकि कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन अमूमन हर फैसले पर विपक्ष जो है एक सुर में विपक्ष के तौर पर खड़ा होता है, विरोध करता है। लेकिन यहाँ पर जादौन जी ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो सत्ताधारी पार्टी के साथ ही खड़ा हुआ है। ये इनका स्वागत योग्य कदम है। जी। इन्होंने आदिवासी के दबे कुचले वर्ग के लिए के उत्थान के लिए अपनी सहमति दी। ये इनका स्वागत योग्य कदम है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। होना भी यही चाहिए। आप मुझे एक चीज समझाइए, जो आदमी ऑलरेडी उठा हुआ है, जी, जिसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है, जी, उनको ये आरक्षण देने का क्या मतलब है? जी। आपने देखा कि OBC में भी तय हुआ कि क्रीमी लेयर को वंचित किया जाए जी, कुछ दिनों के बाद। तो अगर ये चीज SC ST पे भी लागू होता है तो क्या अर्थ है? लेकिन सर, ये जो सर इतने सारे सांसद वहां पर एक साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे, बीजेपी में भी अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये कलह देखी जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो कुल मिलाकर
अब ये विपक्ष और पक्ष सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी में भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से इसमें इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये फूक फूक पर कदम रखने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लोकसभा के जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस इस मामले में थोड़ा विन विन सिचुएशन में रही और संविधान को लेकर बयान देने के मामले में देखिए जो आपने कहा 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं पिछड़ता रह गया। तो आरक्षण का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं बारूद के ढेर पर पैर रखने जैसा हो गया है। तो यही वजह है क्या कि सब इसमें सोच समझ के बात कर रहे हैं, दबी छुपी जुबान में ये कहा जा रहा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस की तमाम जो नेता है वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये विचार विमर्श भी किया। हालांकि इसको लेकर जादौन जी कुछ कह नहीं रहे हैं, वो अभी यही कह रहे हैं कि कोई बयान ऐसा आया नहीं है। तो यही कहा जा सकता है कि राजनीतिक फायदे के लिए अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि क्या होगा इसमें। सही कहा आपने जी, बिल्कुल सही कहा है कि अभी राजनीतिक फायदे के लिए कोई स्पष्ट ढंग से कुछ बोल नहीं पा रहा है जी, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है जी, कि जो SC ST में दबे कुचले हैं, जिनको आज तक मैं नहीं समझता हूँ आरक्षण का और भी जानते होंगे, जी, उनको ऊपर उठाने की कवायद होनी चाहिए। उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर से, ताकि एक समन्वय स्थापित हो और वो वर्ग भी उठ के मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाए। जी, चलिए मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी देखिए, आज जो चर्चा हो रही है एक ऐसा विषय है जो कि वाकई इस विषय पर कोई भी पार्टी स्पष्ट नहीं बोल रही। उहापोह की स्थिति में कांग्रेस भी है, उहापोह की स्थिति में बीजेपी भी है। हालांकि बसपा की तरफ से मायावती ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए, ये साफ तौर पर एक्स में ये पोस्ट किया कि अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर पहले ही ये बात नहीं निकलती तो आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं देता। तो कुल मिलाकर आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर फायदा तो सब उठाना चाहते हैं लेकिन स्पष्टीकरण कोई नहीं देना चाहता। देखो सुनीता जी, बिल्कुल ये सवाल तो बनता ही है और सभी पार्टियों के लिए बनता है ये सवाल, क्योंकि लाभ तो सब लेना चाहते हैं आरक्षण का। पार्टियां भी हैं तो पार्टियों में भी लोग हैं जो उसका आरक्षण का लाभ लेके चुनाव भी लड़ते हैं, कुछ अधिकारी में हैं जो उसका फायदा लेके आगे पोस्टों पर हैं, उनके परिवार के लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन खुलकर कोई बात नहीं करना चाहता। जो निचला स्तर है उसको उठाने की बात कोई नहीं करना चाहता, वर्गीकरण की कोई बात नहीं करना चाहता। ये राजनीतिकरण है पूरा सिस्टम, है ना। आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है राजनीति का। इसको हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग वाकई में पिछड़े हैं, क्या हमको ऊपर उठाने के लिए जो क्रीमी लेयर में ऊपर आ चुके हैं उनको अब ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और निचले तबके के लोगों को आगे लेके आना चाहिए। सभी लोगों को आगे बढ़ाने की बात है, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा, तभी सब लोग आगे बढ़ पाएंगे और देश की एक उन्नति और विकास की तरफ हम प्रगति कर पाएंगे। अन्य जो देश हैं उनके हम कहीं मुकाबले में आगे आ पाएंगे। हम इस राजनीति से उठ के अगर हम बात करेंगे तब कहीं जाके हम देश की उन्नति कर पाएंगे। क्रीमी लेयर की भी हमको बात करनी पड़ेगी कि जिनका परिवार के रूप में जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, तो अब उनको छोड़ देना चाहिए कि हम नहीं, हमारे बच्चे भी लेंगे, उनके बच्चे भी लेंगे और उनके बच्चे भी आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे हमेशा। जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, हम तो ये भी बात करते हैं कि जो SC ST वाले हैं, OBC वाले में, मैं तो कहता हूं सामान्य वर्ग का जो भी है, जो अति गरीब है और जो जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत कमजोर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलना चाहिए। सभी जातियों को हमको लेकर चलना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी इसका लाभ मिले, ताकि ये देश के सभी वर्गों के लोगों का उत्थान हो पाए और सभी लोग आगे बढ़ पाए और देश की उन्नति में अपना योगदान दे पाए। तो ये मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसमें आगे बात करनी चाहिए और यही एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आज निर्णय दिया, ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय है और इस पे सभी पार्टियों को आगे रख के और इन पे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जी सुनीता। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको लेकर तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पार्टियां अलग अलग बयान दे रही हैं। जादौन जी, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी। इस मामले में अगर हम बात करें झारखंड का राज्य हो या फिर कांग्रेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब भूपेश सरकार थी तभी भी उन्होंने ये इस मुद्दे को उठाया था कि 76% आरक्षण किया जाना चाहिए। बिहार की नीतीश सरकार ने 65% आरक्षण की बात की। तो वहीं अब इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कांग्रेस लगातार बात कर रही है। आरक्षण के मुद्दे को अगर हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की भी एक चिट्ठी जो है वो भी लगातार वायरल हो रही थी कि उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, आरक्षण जो है योग्यता के आधार पर, आरक्षण जो है उस आधार पर होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, अति पिछड़े जो लोग हैं, उनको धारा में जोड़ा जाए या फिर जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको इसका फायदा इस तरीके से ना दिया जाए। अगर इस पूरी चर्चा में हम देखें तो सत्यनाथन आयोग ने 1971 में शब्द की शुरुआत की थी।
अब मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि ओबीसी में क्रीमी लेयर और एससी एसटी में क्रीमी लेयर, उस समय जब यह मुद्दा उठ रहा था, विरोध हो रहा था, तब तो इसको लागू कर दिया गया। एससी एसटी की जब बात होती है तो इस मुद्दे को लेकर एससी एसटी समूह हो या बीजेपी कांग्रेस के एससी एसटी सांसद हो या मायावती हो, तमाम लोग इसको लेकर एक साथ एक सुर में विरोध भी करने लगते हैं। तो आखिर यहां क्रीमी लेयर लागू करने में इतना विलंब क्यों, और सबसे बड़ी बात, इतना विरोध क्यों होता है? जादौन जी, आवाज पहुंच रही सर? क्योंकि कोई भी राजनीतिक संगठन ये नहीं चाहता जी कि लोकप्रियता के खिलाफ जाए, और लोकप्रियता के खिलाफ निर्णय लेना राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती है। जी। इस देश में जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं तो निश्चित रूप से उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका होती है, जी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद ही सारे निर्णय होते हैं। आज जो हम बहस कर रहे हैं जी, उस बहस का एक सबसे बड़ा कारण भी यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमको चिंतन करने के लिए विवश कर दिया है। अब रहा झारखंड की बात जो आपने कही सुनीता जी, तो झारखंड की परिस्थिति अलग है, मध्य प्रदेश को देखिए तो उसकी परिस्थिति अलग है। जी। पूरे देश में सभी राज्यों की अपनी अपनी एक व्यवस्था है जी। और आरक्षण के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो चिंतन था, जी। क्योंकि वो जिस समय इस देश की सत्ता पर सत्तासीन थे, तो निश्चित रूप से उस समय इस देश की व्यवस्थाएं, इस देश की परिस्थितियां, इस देश का सामाजिक परिवेश भिन्न था। जी। और ऐसी स्थिति में जो चिंतन था वो आज पूरा बदल चुका है। आप देखिए सुनीता जी कि जो गरीबी की रेखा के जो कार्ड होते हैं, बीपीएल के जो कार्ड होते हैं, जी। वो देश में कई करोड़पतियों के पास मिल जाएंगे। अगर आप क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। जब लघु कृषकों के लाभ की बात होती है तो हमारे देश के बड़े कृषक उसी कृषक भूमि को बांटकर अलग अलग लघु कृषक बनकर उसका लाभ उठा लेते हैं। जी। तो हिंदुस्तान के अंदर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में लेकिन जादौन जी एक तरफ नेहरू जी इस विषय में चिंतनीय थे कि जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए आरक्षण, तो एक तरफ आप लगातार और राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना पर बहुत जोर दे रहे हैं और इसको लेकर पुरजोर विरोध भी किया जा रहा है। तो दोनों तो अपने आप में अंतर विरोध हो गया ना सर, कि जाति की आप बात यहाँ कर रहे हैं, जाति की बात वहां नहीं कर रहे हैं, तो दोनों अपने अपने कॉन्ट्रडिक्शन हो गई बात। अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां और आर्थिक स्थितियां, और आप आधार किस आधार पर बनाएंगे? मैंने आपसे उदाहरण दिया कि आर्थिक आधार कैसे बनाएंगे आप? समाज में आर्थिक आधार बनाने का फायदा ज्यादा होगा जी जादौन जी, जहां राजनीतिक फायदा ज्यादा होगा वहां की परिस्थितियां देखी जाएगी, या वाकई जिनको वाकई इस आरक्षण की सुविधा की जरूरत है उस आधार पर किया जाएगा? क्योंकि हमेशा हिंदुस्तान में इस मुद्दे को लेकर बात होती रहती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चिंता जाहिर की है कि अगर सब वर्गीकरण किया जा रहा है तो इसको लेकर न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि उपवर्गीकरण मनमाने या राजनीतिक कारणों की बजाय अनुभवजन्य होना चाहिए। नहीं, समाज के अंदर समाज के जिस वर्ग को साध कर हमने आरक्षण दिया है जी, वह हमारा जातिगत आधार जरूर था, लेकिन इतने वर्षों के चलन के पश्चात हम आज जिस परिस्थिति में पहुंचे हैं उस वर्तमान परिस्थिति के सापेक्ष निर्णय लिया जाना चाहिए। और राज्य जुड़ने के लिए बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन स्पष्ट तौर पर ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो पाया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वत्स जी बीजेपी से जुड़े, और योगेंद्र जादौन जी आईएनसी से, साथ ही राजू पटेल जी हमारे साथ जैस से जुड़े थे, और प्रशांत जी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े। और सभी ने जो बात की है, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में अगर क्रीमी लेयर की हम बात करें, प्रत्येक जाति की जनसंख्या, प्रतिशतता और उनकी शैक्षणिक योग्यता पर आधारित होती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो राज्यवार और सबसे बड़ा चुनाव जिस तरीके से होते हैं, जिस राज्य में चुनाव है, जिस जगह पर आरक्षण के आधार पर एक वोट बैंक लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्रीमी लेयर कितनी फेयर है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना तो फैसला सुनाया है, इसको लेकर क्या कुछ करती है सरकार, इस पर सभी की निगाहें बने रही है। एंजॉय हेड के साथ।